हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार। हमारा अपना यूट्यूब चैनल लक्ष्य कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज मैं 10वीं कक्षा का अध्याय 1 जो कि वास्तविक संख्या है उसको पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट किया जाए, शुरू किया जाए। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है इसको पहले जान लेना है। लेकिन वास्तविक संख्या से पहले और भी कुछ संख्या हैं, उनको जानना अति आवश्यक है, ठीक है ना। चलिए, पहला जो है सबसे पहले अंक किसे कहा जाता है। तो जिससे संख्या का निर्माण होता है उसे अंक कहा जाता है। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 से 9 तक, ठीक है ना। ये सब अंक हैं। अंक के बाद आता है संख्या, नंबर। तो संख्या किसे कहा जाता है? अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। देखिए, जैसे हमको 10 लिखना है तो 1 और 0 को लेंगे। 105 लिखना है तो 105 को लेंगे, ठीक है ना। 2195 को लिखना है 2195 को लिखना है। तो इसमें 2195 को लिए हैं, ठीक है ना। तो अंकों का समूह है, यह अंकों का समूह संख्या कहलाता है, ETC, ठीक है ना। उसके बाद प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। चलिए, प्राकृत संख्या ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है ना। उसके बाद पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। चलिए, पूर्ण संख्या है ना। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? जब गिनती की संख्या में 0 मिला जाते हैं तो पूर्ण संख्या बनती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक, ये भी, ठीक है ना। चलिए, यह हो गया। उसके बाद पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं, इंटेजर्स। चलिए, इंटेजर्स। तो पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? तो 0 से धनात्मक, ठीक है, और 0 से ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। जैसे 0 से दाएं तरफ जाएंगे तो धनात्मक मिलेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक, ठीक है ना। और इधर चले आएंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 डॉट डॉट, ये भी। तो ये हो गया आपका पूर्णांक संख्या। 0 से इधर वाले को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ये प्लस में रहता है, पॉजिटिव इंटेजर्स।
और 0 से इधर वाले को ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है ना। ये आपका माइनस में रहता है, नेगेटिव इंटेजर्स। चलिए यह हो गया, तो पूर्णांक संख्या यह है। उसके बाद परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं किसे कहा जाता है? तो वैसी संख्याएं जिसको p बट्टा q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां q बराबर नॉट इक्वल 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 0 भी एक पूर्ण संख्या, सॉरी परिमेय संख्या है, ठीक है ना। -2/3, 3/5, -7/4 ये सब परिमेय संख्या है। √4, 2√9, 2 + 3√4, 0.5, 0.54 ये सब परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या इस रूप में भी हो सकता है, सभी जो है परिमेय संख्या है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है ना, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √3, √5, 2 + 3√2, 7√5, ठीक है ना। ये सब अपरिमेय संख्या है। 0.2, 0, 2, 0, 0, 2, 000 ऐसे करके 0 बढ़ते जाएगा। 0.47 पर बार, ये सब अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक कि पाई, ठीक है ना, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 22/7, आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यह। चलिए उसके बाद भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्या किसे कहा जाता है? तो वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे, ठीक है ना, किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 ... और भी है, ठीक है ना। तो वे भाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखिए, अगर हम 4 ले रहे हैं, 4, तो 4 1 से तो कटेगा ही, स्वयं से भी कटेगा। तो 1 एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 क्या है?
भाज्य संख्या है, ठीक है ना, एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। उसी तरह 9 को भी ले सकते हैं, एक से तो कटेगा ही, स्वयं से भी कटेगा, लेकिन अन्य संख्या 3 से कट जाएगा, इसीलिए 4 9 जितने भी हैं ये सब भाज्य संख्याएं हैं, ठीक है ना। अगर इसमें पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो 4 है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद अब इसके बाद जो है अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य किसे कहा जाता है? वैसी संख्याएं जो सिर्फ एक एवं स्वयं से ही कटता है, ठीक है ना, जैसे 2 3 5 7 11, ठीक है ना, 11 13 17 19 डॉट डॉट बहुत है, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या ये सब है। अब अभाज्य क्यों है तो देखिए, जैसे यहाँ पर हम 2 ले रहे हैं, 2 को, तो 2 या तो 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, ठीक है ना, या तो 1 से नहीं तो स्वयं से। इस वजह से किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है नहीं ना, इस वजह से यह 2 क्या है, अभाज्य है। 3 को भी देख सकते हैं, 1 से कटेगा नहीं तो स्वयं से कटेगा, ठीक है ना, अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो इस वजह से ये सब जितने भी संख्याएं हैं ये सब ये क्या है, अभाज्य संख्याएं कहे जाते हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है तो 2 है, ऑब्जेक्टिव में आता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब महत्वपूर्ण है, सभी संख्या जितना भी है यह सब महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लेना है, कई ऑब्जेक्टिव बनते हैं इससे। चलिए उसके बाद जो है सह अभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। को प्राइम नंबर्स। तो सहभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, अति महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सहभाज्य संख्या किसे कहा जाता है, तो जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 हो, ठीक है, जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 हो उसे सहभाज्य संख्या कहा जाता है। मौसा का मतलब जोड़ा, ठीक है ना। चलिए जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे हम 15 और 17 को ले रहे हैं, तो 15 और 17 एक सहभाज्य युग्म है, सहभाज्य संख्याएं हैं। जैसे देखिए 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 3 गुणा 5 गुणा 1, और 17 का क्या होगा 17 गुणा 1। तो जब इसका मौसा निकालिएगा तो क्या होगा, मौसा का मतलब जोड़ा, एक जोड़ा है, इसका मतलब 1 आ रहा है। तो जिन 2 संख्याओं का मौसा 1 होता है उसे कौन सा संख्या कहा जाता है, सहभाज्य संख्या। तो 15 और 17 क्या है, सहभाज्य संख्या है। ऐसा ही 12 और 17 को ले सकते हैं, मतलब ये सब सहभाज्य संख्या के थ्रू आएंगे। जैसे 12 है तो 12 को क्या किस में तोड़ेंगे, 2 गुणा 3 में, और गुणा 1 ले लीजिए। 17 को तोड़ेंगे तो 17 गुणा 1 होगा, ठीक है ना। तो इसका जब मौसा निकालिएगा, वैनिष्ट गुणनखंड निकालिएगा, तो
एक होगा। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में शामिल, तो एक। तो यह एक आ रहा है, इसका मतलब 12 और 17 क्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है ना। तो चलिए यह हो जाएगा 15, 17, 12, 7, ठीक है ना, 6, 11, ये सब सहभाज्य युग्म है, संख्याएं हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह रियल नंबर्स क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे 10th क्लास का पहला चैप्टर है इसी नाम से। ठीक है ना। तो इसको जानना अति आवश्यक है। तो वास्तविक संख्या किसे कहा जाता है, तो अभी अभी पढ़े हैं। ठीक है ना, अभी अभी पढ़े हैं परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या देखिए, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, इसमें जितने भी हैं ये सभी को जब एक में मिला दिया जाएगा तो वही संख्या कहलाएगा कौन सी, वास्तविक संख्या। यानी कह सकते हैं कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद और भी संख्या है, बहुत सारा संख्या है। मेन है जो अधिक महत्वपूर्ण है उसी को बताया जा रहा है। चलिए सम संख्या। सम संख्या, सम संख्याएं तो सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। चलिए सम संख्या किसे कहा जाता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी कट जाती है, नहीं जैसे 2, ठीक है ना, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद विषम संख्या, विषम संख्याएं ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। चलिए तो विषम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूरा पूरा नहीं करते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है ना। तो ये थे आपका संख्या के बारे में, और उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा, क्योंकि ये सब पिछले कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं, मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी ऑफलाइन जब कोचिंग चल रहा था तो। ठीक है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए चलिए अब एक उदाहरण लेकर देखते हैं। ठीक है ना। तो चलिए 2 पूर्णांक मैं ले रहा हूँ। तो इसमें पहला जो पूर्णांक है उसमें माना जाता है ए बी। ठीक है ना। तो चलिए पहला पूर्णांक ए बराबर 867 और दूसरा पूर्णांक बी बराबर 255। जो छोटा होता है उसको बी और जो बड़ा होता है उसको ए मानते हैं। ठीक है। चलिए तो इसमें चरण एक के लिए तो अब 255 से इसमें भागा देंगे चरण 1 को पूरा करने के लिए।
867, ठीक है। तो 255 दूना, दो दूना चार, 400 आ रहा है, 3 दूना 6, 3 मार्क में जाएगा। तो 3 5 15, 3 5 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, ठीक है। ये हो जाएगा 2 0 1, 102 शेषफल आ गया। तो चरण 1 को पूरा करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, ठीक है। जहाँ 0 से बड़ा एवं बराबर R और R से बड़ा हमेशा B होता है, ठीक है। जहाँ इसको याद रखना है। चलिए, तो जब इस पर सजाएंगे तो क्या होगा, a का मान 867 यानी कि भाज्य 867, ठीक है, बराबर b कितना है 255, तो 255, ठीक है ना। 255 गुणा q यानी कि भागफल 3 और जोड़ शेषफल 102। तो यह चरण 1 हो गया। चरण 2 के लिए चलिए, चरण 2 के लिए अब क्या करेंगे, फिर यह जो शेषफल है अब यह क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा और 255 भाज्य बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, अब चरण 2 के लिए 102 भाजक बन गया और 255 जो है यह भाज्य बन गया है। चलिए 102 से भागा दीजिए, क्या हो जाएगा, तो 102 दो मर्त में चले जाएंगे, 102 दूना 204। तो शेषफल कितना आएगा, 5 में से 4 गया 1 और 1 5, 51। तो फिर वहीं प्रक्रिया, ठीक है ना, वहीं प्रक्रिया करेंगे। तो चरण 2 के लिए a बराबर BQ प्लस R लाइए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 255 बराबर b कितना है 102 गुणे और q का मान 2 और जोड़ शेषफल 51, ठीक है। चलिए, अब जो है यहाँ पर भी देखिए, जब शेषफल 0 हो जाएगा तब मौसा चुन लेना है। जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तब तक मौसा नहीं चुना पाएगा, ठीक है। मतलब यह तब तक प्रक्रिया चालू रखे रहना है जब तक शेषफल 0 न आ जाए, ठीक है। शेषफल 0, जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उसका b जो होता है, b का मान वहीं मौसा हो जाता है, ठीक है। चलिए, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब तीसरा जो चरण है, चरण 3। तो चरण 3 में अब कौन भाजक बनेगा, 51, ठीक है, और भाज्य कौन बनेगा 102। तो 51 दूना क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा। 51 दूना 2 एकम 2 और 2 5 10, तो शेषफल 0 आ गया। तो तीसरा चरण के लिए लागू कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, तो क्या हो जाएगा, 102 भाज्य बराबर भाजक 51 गुणे भाजक 2 और जोड़ शेषफल 0। तो जब शेषफल 0 आ गया है तो अब मौसा कौन हो जाएगा, यह b, ठीक है ना, यही मौसा हो जाएगा। b का मान मौसा होता है। दो पूर्णांकों में जब शेषफल 0 आ जाता है तो उन्हीं दो पूर्णांकों का जो
बी का मान होता है वहीं मौसा चुन लिया जाता है उसी को। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसीलिए यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर देखिए शेषफल 0 आ गया है। तो शेष जो है 0 हो गया है। इसीलिए 867 और 255 का जो HCF होगा, ठीक है, वह क्या होगा 51। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आपको करना है, यही प्रक्रिया है। तो इसमें चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह नहीं बनाया जाएगा। यह समझाने के लिए चरण 1, चरण 2, चरण 3 लिया गया है। जब बनाएंगे तो ये चरण 1, चरण 2 नहीं लिखना है और ये भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये मेन चीज़ लिखना है, यह रफ करना है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और लिया गया है। ठीक है, जिसमें पहली संख्या 504 और दूसरी संख्या 156 है और इन दोनों का मौसा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, तो सबसे पहले मान लिया गया है, माना कि a बराबर 504 जो बड़ा है उसी को मानना है और b का मान जो है 156 हो गया है। ठीक है ना, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो रूल होता है वह a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, a भाज्य b है भाजक, q है भागफल और r शेषफल है। ठीक है, चलिए जहाँ 0 से बड़ा एवं बराबर r, r से बड़ा b। तो चलिए भाज्य पहला जो चरण है यहाँ पर देख लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ। तो 156 से 504 में भागा किए हैं, तो 156 त्याई 468। ठीक है ना, शेषफल 36 आया है। तो यह जो पहला टर्म है, पहला जो चरण है, ठीक है ना, इस पहला चरण को देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है। पहला जो चरण है यहाँ पर लिखा गया है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य 4 है तो 504 बराबर भाजक 156 गुणे 3 यानी कि 3 भागफल और शेषफल 36। फिर दूसरा चरण में देख लीजिए 156 जो है यहाँ पर देख लीजिए 36 अब भाजक हो गया है, 156 भाज्य बन गया है। तो 36 से भागा किए हैं 156 में, तो 4 मर्त में, ठीक है 4 मर्त में, तो 4 मर्त में किए हैं तो 36 चौके 144 और 156 में 44 घटाए हैं तो 12। ठीक है ना, 12 शेषफल आया है। तो अब इस चरण को लिखेंगे, दूसरा चरण को, तो दूसरा चरण को यहाँ पर लिखे हैं, देखिए 156 भाज्य है तो भाज्य हो गया। फिर भाजक अब दूसरा चरण के लिए कौन बन गया है 36, यहाँ पर 36 गुणे भागफल 4 और शेषफल 12। अब तीसरा जो चरण होगा, ठीक है ना, तीसरा चरण, तो तीसरा जो चरण होगा वह उसमें 12 शेषफल जो था दूसरे चरण के लिए, अब तीसरा चरण के लिए यह भाजक बन जाएगा और 36 भाज्य बन जाएगा। तो 12 त्याई 36। ठीक है, शेषफल 0 आ गया। तो पीछे हम बताए थे कि जब दो पूर्णांकों का HCF ज्ञात किया जाता है तो चरण तब तक लिखा जाता है जब तक कि शेषफल 0 न आ जाए। तो यहाँ पर 0 आ गया है और 0 कौन लाया है, तो 12, यानी कि B का मान, ठीक है ना, यही आपका मौसा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
पहला चरण लिख दिए, दूसरा चरण, तीसरा चरण लिखना है। तो तीसरा चरण क्या हो जाएगा, तीसरा जो चरण होगा वह 36 बराबर, ठीक है, यह 12 भाजक बन जाएगा। तो 12 तिहाई 36 और जोड़ शेषफल 0, क्योंकि 12 तिहाई 36 यहीं पर हो गया है, शेषफल तो कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि शेष 0 हो गया है, ठीक है, इसीलिए HCF किसका किसका 504 एवं 156 का HCF क्या हो जाएगा, तो यह 12 हो जाएगा, 12, ठीक है। तो इस प्रकार यह भी उदाहरण हो गया। कल हम लोग दूसरे वीडियो में अगला क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को देखने के बाद हम प्रश्नावली का क्वेश्चन करेंगे 1.1, ठीक है। और यहीं पर मैं वीडियो समाप्त करता हूँ।